नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सराफ है। मैं यूपीएससी के सिविल सर्विस परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त किया हूँ। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है 2013 में सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं रेलवेज में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। सिविल सर्विस परीक्षा में मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। उसके पहले मैंने 2015, 17 और 18 में भी एग्जाम दिया था और 17 और 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम दिया था। मेरी स्ट्रैटेजी बेसिकली ये थी कि जैसे जो ज्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं, करना वही होता है। एग्जाम इज इन सच अ वे दैट इट इज नॉट वेरी यूनिक व्हाट यू हैव टू डू, बट द की लाइज इन कंसिस्टेंसी। कि आपको जो आपको पता है कि आपको नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये सब आपको कंसिस्टेंटली करना है, ऑनेस्टली करना है और रिवाइज करना है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज है, एवरी टॉपर हैज मेंशन्ड दैट इट हैज बीन मेंशन्ड इन मेनी ब्लॉग्स, उसी को ऑनेस्टली और डिलीजेंटली करना है। एक चीज और है कि जब आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के साइकिल में लग जाते हैं, तो आपको यू हैव टू रीओरिएंट योरसेल्फ रिगार्डिंग हाउ the stage of the exam in which you are, how it wants you to attempt the paper. Like prelims में आपको factual चीजें ज्यादा पता होनी चाहिए, तो वो चीजें आती हैं। मेंस में आपको एनालिटिकल ज्यादा होना पड़ता है। इंटरव्यू में आपको अपने डैफ पे फोकस करना पड़ता है। तो वैसे आप खुद को रिओरिएंट करते जाएं। प्लस एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है मेंस और इंटरव्यू में, प्रेजेंटेशन आपका। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड या फिर जो आपका मेंस का कॉपी चेक एग्जामिनर है, कॉपी चेक कर रहे हैं, वो दे आर सीइंग हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज लाइक दैट। तो इफ समथिंग स्टैंड्स अपार्ट टू देम, देन दे आर मच मोर लाइकली टू गिव यू मोर मार्क्स। वैसे ही अगर उनको आपकी कॉपी चेक करने में इजीली आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन फ्लुएंट है, लूसिड है, आपने प्रेजेंट ऐसे किया है अपना पॉइंट्स की उनको इजीली दिखता जा रहा है, तो दे आर मच मोर लाइकली टू गिव यू मच मेनी मोर मार्क्स। तो एक चीज प्रेजेंटेशन, दूसरा चीज कंसिस्टेंसी, तीसरा चीज ये है कि फटीग आने लगता है। 5 महीने से पढ़ रहे हैं, 6 साल, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, फिर 1-2 साल हो गए। तो फटीग के लिए आप क्या करें, अपने जो दिन में है उसमें फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे ब्रेक्स दें। और उसके बाद एक अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पीयर्स है, सीनियर्स है, उनसे बात करते रहें, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, कॉन्फिडेंस का कमी ना हो। हर हर किसी के इंसान, हर कोई जो कंटेस्टेंट है, कैंडिडेट है, हर किसी के स्टेज में ऐसी लाइफ में ऐसी स्टेजेस आती हैं कि उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हताश ना हो। थिंक ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ, री एनर्जाइज योर सेल्फ, टेक अ ब्रेक इफ इट इज नीडेड, and then rededicate yourself to the exam. So I would like to talk about what mistakes did I make in the previous attempts that I wrote for the civil service exam. 2015 में देखिए मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे 100 में से। अगर आपको डिसेंट चांसेस अपने बनाने हैं कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए, तो यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 85 to 90 क्वेश्चंस। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसमें पैटर्न तभी चेंज हुआ था, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसके कारण गलती हुआ। मेरे को अटेम्प्ट करना भी नहीं आता था पेपर ठीक से। जो एलिमिनेशन होता है या फिर 3 आइट्रेशन में पेपर करना होता है, वो भी मैंने नहीं करा था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये सब चीजें इंप्रूव करी, एंड आई गॉट 140 मार्क्स आउट ऑफ 200, एंड विच वाज लाइक 20 मार्क्स अबव द कट ऑफ ऑफ फॉरेस्ट सर्विस। एंड दैट इज समथिंग एनीवन एंड एवरीवन कैन डू। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसे पेपर गलत इंटरप्रेट कर लिया था मेरा। तो ऐसे पेपर मेरा काफी खराब गया था। 105 मार्क्स आए थे मेरे, विच वाज लाइक 40 मार्क्स, 35 मार्क्स बिलो द एवरेज स्कोर ऑफ एन सिलेक्टेड कैंडिडेट। उसके बाद मेंस का मेरा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं था सेकंड सेकंड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंप्रूव करने की कोशिश करी, बट इट डिड नॉट रियली वर्क। ऐसे में मेरे और मार्क्स कम हो गए थे। 79 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 250। तो एंड जो वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे, दे वर स्कोरिंग अबाउट 140, तो मेरे 60-70 मार्क्स कम थे उन लोगों से। तो मैं मेजर डिसएडवांटेज पे आ गया था इसमें। फिर वही मैंने प्रेजेंटेशन अपना इंप्रूव करा। जैसे मैंने पहले बताया था, 2017-18 में मेरा उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहा था। मैंने एक गलती ये करी थी, मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक पहले सॉल्व करता था मेंस में, हर पेपर में जीएस के, और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आता था। तो ये दैट वाज अ मेजर ब्लंडर, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी खोल रहा है और आपने आखिरी 1 घंटे में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो सबसे पहले उसकी आंखों पे और आंखों के सामने आ रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, पॉइंट्स उतने अच्छे नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ह्यूमंस हैं वो भी, जाहिर सी बात है, 20-25 कॉपी चेक कर रहे हैं एक दिन में, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मार्क्स कम हो गए थे मेरे उसमें। आई गॉट 415 ओनली। 415 नंबर थे मेरे जीएस में 2018 में। इसको मैंने इंप्रूव करा। एक ऑब्वियस इंप्रूवमेंट था, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कीजिए, सीधी बात है। वो मैंने ब्लंडर करा था। दूसरा, मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन अपना सुधारा, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता था, अंडरलाइन करता था, फ्लो चार्ट डायग्राम्स काफी बढ़ा दिए मैंने। उसके बाद ऐसे में आई वुड लाइक टू थैंक माय फ्रेंड मिस्टर शुभांशु जैन। ही इज करेंटली एन आईपीएस ऑफिसर इन झारखंड अंडर ट्रेनिंग। उनने मेरा प्रेजेंटेशन काफी इंप्रूव करा है ऐसे में। ऐसे में मेरे साथ ये होता था कि मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता था, तो मैं बैलेंस नहीं कर पाता था
पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कंक्लूजन, ट्रांजिशन बैलेंस नहीं कर पाता था, सिर्फ कंटेंट पे फोकस रहता था कि कंटेंट दे दूं, कंटेंट दे दूं। ऐसे इज नॉट अबाउट गिविंग योर कंटेंट, पहली बात। ऐसे इज अबाउट शोइंग योर थिंकिंग कि मैं कैसे मल्टीपल एस्पेक्ट पे सोच पाता हूँ। कंटेंट आप जीएस में दिखा सकते हैं, कंटेंट टॉपिकल आंसर होते हैं जीएस में, आप दिखा सकते हैं कंटेंट वहां पे। ऐसे इज नॉट अबाउट योर कंटेंट। ये मेजर गलती मैं करता था। तो आप बैलेंस दिखाइए, वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर कीजिए। ऐसे में आपको बेसिकली ये है कि यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, 20 मिनट आपने उस टॉपिक पे सोचा है। ऐसा होता है कि मतलब 1.5 घंटे में आप 20 मिनट सोचेंगे और 1 घंटा 10 मिनट लिखेंगे, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपने 20 मिनट उस टॉपिक पे सोचा है, तो कुछ नया एस्पेक्ट निकला होगा ना, आपने सोचा होगा उस पर, वो नया एस्पेक्ट दिखाने वाली बात है। कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने ऐसे लिखा था कि इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल माइट नॉट बी द इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ये टॉपिक था, आई एम पैराफ्रेजिंग बट टॉपिक यही था। तो उसमें सिर्फ ये नहीं दिखाना था कि इंटरेस्ट कैसे है सोसाइटी, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी के लिए है, कैसे नहीं है, ये दोनों चीजें दिखानी थी। फिर क्यों कई बार ऐसा होता है, क्यों कई बार ऐसा नहीं होता है, कैसे हम इंश्योर करें कि ऐसा हो जाए कि सोसाइटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलाइन हो जाए, ये सब चीजें मैंने कवर करी थी, जिससे ऐसे एक कंप्लीट होलिस्टिक लगता है पढ़ने में। तो ऐसे इज नॉट अबाउट कंटेंट, ऐसे इज अबाउट पर्सपेक्टिव। तो ये बड़ी गलती मैंने 2017-18 में करी थी, जो मैंने सही करी है 19 में। और मैंने प्रेजेंटेशन का बता ही दिया कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट किया था, फ्लोट चार्ट डायग्राम ज्यादा यूज करे थे जीएस में। तो आई थिंक दैट माइट हैव हेल्प इंप्रूव माई स्कोर। देखिए ऐसा है कि यूपीएससी हैज मेड इनफ एफर्ट टू एंश्योर that coachings ka material and the dominance of coachings recedes, and it has been happening. Furthermore, the internet, the various websites like Insights on India, Civils Daily, IS Baba, etc., they have ensured the democratization of the content. आप घर बैठ के, अब वैसे भी अब गांव-गांव में इंटरनेट आने लगा है, आप घर बैठ के भी ये सब कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। कोचिंग का मटेरियल आप दिल्ली जाइए, 2 महीने में एक बार लेके आ जाइए। कोचिंग में क्लास में बैठना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैंने किसी किसी कोचिंग में किसी क्लास में नहीं बैठा था जीएस के लिए। मैंने कोचिंग से मदद सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए ली है। मैं कोचिंग गया था 2017 में, मेरे ऐसे मार्क्स कम थे, मैंने बताया था 105 मार्क्स थे। आई वॉज डेस्परेट कि मार्क्स इंप्रूव करना ही है। अगर उसमें मैं 30-35 मार्क्स बढ़ा लेता, आई वॉज इजिली आईएएस इवन इन दैट अटेम्प्ट। तो मैं रामास्वामी क्लासेस गया था, बट दैट डिड नॉट हेल्प एट ऑल। मेरे मार्क्स और कम हो गए थे उसके बाद। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर एनी कोचिंग। सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए कोचिंग गया था, मैंने मटेरियल्स यूज किया था, बट नेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है, नहीं तो एक बार दिल्ली राउंड मार लीजिए, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त रिलेटिव होता ही है। प्लस आपको सब पता चलता रहता है, टॉपर्स के ब्लॉग्स होते हैं, उस पर एक्जैक्टली लिखा होता है कि इस कोचिंग का क्या मटेरियल लेना है, वो मटेरियल लेके आ जाइए, एंड दैट्स मोर देन इनफ। किसी क्लासरूम में कहीं बैठने की, दिल्ली में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरव्यू फेज में मैं दिल्ली जाता था, प्रीलिम्स मेंस में घर से देता था। इंटरव्यू फेज में भी अब जैसे कोविड हो गया है, तो उसके बाद सब लोग अपने लॉकडाउन में ही थे, तो दिल्ली में क्यों जाता था? डिस्कशन के लिए, क्योंकि पीयर ग्रुप रहेगा, 4 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, ओपिनियंस बनते हैं, और फिर मॉक इंटर आंसर्स बन जाते हैं किसी क्रिटिक कंट्रोवर्शियल इशू पे। अब वो डिस्कशन आप नेट पे कर सकते हैं। ह्यूमंस हैव अडेप्टेड। ज्यादातर मीटिंग्स अब जूम पे हो रही हैं या किसी भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, तो वो डिस्कशन भी आप पीयर ग्रुप के साथ अपने अलग अलग 4 अलग अलग शहरों में बैठे हुए लोगों के साथ भी कर सकते हैं। तो दिल्ली जाना मेरे ओपिनियन में इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। देखिए रिसोर्सेज का मैंने पहले ही बताया था, कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल या डिफरेंट रिसोर्स नहीं होता है। जो ब्लॉग पे लिखा हुआ है, जो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है, बेसिकली वही फॉलो करना होता है। की इज इन कंसिस्टेंसी, की इज इन डिलीजेंस। आप कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स के अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि एक महीने अखबार पढ़ लिया फिर अगले महीने अखबार देखा ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो रिसोर्सेज बेसिकली वही हैं। अगर आप चाहें तो मैं जीएस 1 2 3 4 सारे लिस्ट कर सकता हूँ, बट यू विल नॉट फाइंड एनी सिंगल रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑलरेडी हैज बीन मेंशन्ड by various toppers time and again. With all due respect to everyone who has cleared this exam by relying on summaries, लोग ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आए। ईरा सिंगल मैम है, 2014 में शी क्लियर्ड रैंक 1। फिर अनु कुमारी मैम है, उनने एक सब्सिक्वेंट एग्जाम में काफी हायर सिंगल डिजिट रैंक लाई थी। उनने बोला कि हम एक महीने में एक बार समरीज पढ़ लेते थे, बट ये आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जितना धीरे धीरे पढ़ता हूँ उतना लंबा रिटेंशन रहता है। तो मैं तो न्यूज़पेपर अपना रोज पढ़ता था, अपने नोट्स खुद बनाता था, मैं समरीज पे रिलाई नहीं करता था। बट ये है कि इनसाइट्स ऑन इंडिया करंट अफेयर्स का जो डेली समरी देता है, न्यूज़पेपर की डेली करंट अफेयर्स देता है, वो क्या होता है, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल है उसके नोट्स बना के डेली अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं। वो डेली में पढ़ता था, सिविल्स डेली का मैं डेली पढ़ता था, ऐसी समरी। और फिर जो उनके क्विजेज होते हैं वो करता था मैं डेली। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कोचिंग या किसी मटेरियल पे रिलाई नहीं किया है, बट मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता कि आप महीने के अंत में एक बार समरी पढ़ डालें। एथिक्स की स्ट्रैटेजी देखिए मैम, ऐसा एथिक्स काफी एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। तो एक बार कोई भी बुक उठा लीजिए, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। कोई भी बुक उठा लीजिए, मैंने क्रॉनिकल की लेक्सिकन जो है वो यूज करी थी, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट्स की फेमिलियरिटी हो जाए। उसके बाद एथिक्स का पेपर इज नॉट अबाउट थियोरेटिकल एप्लीकेशन, इट इज नॉट अबाउट थियोरेटिकल कंसेप्ट्स, इट इज अबाउट एप्लीकेशन। आप उस कंसेप्ट को समझें, फिर आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट करें जो क्वेश्चन आया है उससे, कि रियल लाइफ में क्या होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को नरेट कर सकते हैं वहां पे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने यहाँ से ये एथिकल प्रिंसिपल अप्लाई किया।
तो प्रिंसिपल का नाम उसमें एक लाइन होगा, आपने अप्लाई कैसे किया, क्या चैलेंजेस थे, क्या लर्निंग थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारा जो पेपर है एथिक्स का, उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, टॉपिक्स, उनके बारे में अपने लाइफ से एग्जाम्पल सोचिए। किसी लीडर की लाइफ से एग्जाम्पल सोचिए, गांधी जी हैं, विश्वेश्वरैया जी हैं, इंजीनियर थे, उन और अब्राहम लिंकन है, जैसे जो इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज है, उनकी लाइफ से एग्जांपल्स कलेक्ट कीजिए कि उन्होंने कैसे इन एथिकल प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन सम बुक। हर कैंडिडेट की लाइफ होती है, फैमिली होती है, सोसाइटी होती है। हर कैंडिडेट की लाइफ में हाइज एंड लोज आते हैं। तो कभी सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, कभी घर में कोई दिक्कत होती है। मेरी लाइफ में भी ऐसे थे। जब मैं 10 महीने का था तो मेरे फादर की डेथ हुई है, और उसके बाद मेरी मदर को काफ़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली काफ़ी कंस्ट्रेंट में रहे। मेरे को मेरे और मेरे बड़े भैया को पालने में उन्होंने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए। उसके बाद देखिए हाईज की अगर बात करें तो जैसे जेई जेई में सिलेक्शन था, दैट वाज वन हाई। बट जो रैंक मेरी एक्सपेक्टेड उससे थाउजेंड थाउजेंड रैंक मेरी लो आई थी। तो वो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में रिसर्च रिसर्च करने के लिए मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आईआईटीज़ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरे को इंडिया और बाहर दोनों जगह रिसर्च करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट कनाडा एंड यूएसए। दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ कि मैं आई एम बीइंग पेड टू डू रिसर्च ओवर देयर बाय देयर गवर्नमेंट। दैट वाज वन हाई पॉइंट। फिर मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम लिखा। आई जॉइंड इंडियन रेलवेज। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2013 एग्जाम। तो दैट वाज अनदर हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ। बट देखिए लो पॉइंट भी कंसिस्टेंटली बीच में आते रहे। जैसे आई पार्टिसिपेटेड इन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन चैलेंज ऑफ आईआईटी कानपुर इन माय फर्स्ट ईयर। उसमें बेसिकली आपको एक बिल्डिंग बनाना था, एंड वो बिल्डिंग अर्थक्वेक के अंडर टेस्ट करी जाती। बट हम लोग ने डिजाइन अच्छी बनाई, डिजाइन वाज अप्रिशिएटेड बाय द कोऑर्डिनेटर। बट हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन में इतना ज्यादा ब्लंडर किया, वी डिड नॉट मैनेज आवर रिसोर्सेज वेल। वो बिल्डिंग मतलब जब टेस्टिंग के लिए गई तो उस पर लोड्स लगाए गए, जैसे लाइव लोड होता है जो आपके बिल्डिंग के यूज के कारण जो लोड आता है वो लगाए गए, वो उतने में ही गिर गई। अर्थक्वेक की टेस्टिंग ही नहीं हो पाई। दैट वाज अ मेजर एम्बैरेसमेंट कि मतलब आपकी बिल्डिंग तो है जो टेस्टिंग के पहले ही गिर गई। But that was in first year in college. उसके बाद I took a learning from that and I rose to the position of coordinator of that event in my third year. तो मैंने वो इवेंट फिर कराया था 2 साल बाद, and that went well. So that was the one low which I converted into a high. Another low was that कि 2015 में मेरा prelims ही नहीं निकला था, and that was the first time any in my life that I could not crack any exam. मैंने आईआईटी जेई पे ध्यान दिया, वो किया, इंजीनियरिंग सर्विस पे ध्यान दिया, वो किया। 2015 में प्रीलिम्स ही नहीं निकला था, तो वो एक झटके जैसा था कि ये क्या हो गया, कि एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकलता। तो आई टुक अ लर्निंग फ्रॉम दैट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उससे क्या लर्निंग ली मैंने। फिर नेक्स्ट टाइम आई स्कोर्ड वेल इन द प्रीलिम्स इन 2017। अगला लो मैं कह सकता हूँ मेरी लाइफ में कि देखिए अब हाइज और लो साथ में आए। 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 402 रैंक आई, पर उस साल वैकेंसीज कम हो गई। वैकेंसीज कम होने से क्या हुआ, आईआरएस कस्टम्स उसके पहले 447 पे भरा था 2016 में। आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि आईआरएस कस्टम्स को मिल ही जाएगा 402 रैंक पे। बट मुझे आईआरएस कस्टम्स को क्या उसके अगली जो प्रेफरेंस थी वो भी नहीं मिला। इट वॉज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट कि देखो मैं रैंक लेके आया, वैकेंसी कम हो गई। एग्जैक्टली सेम चीज 2018 में भी हुई। मेरी 248 रैंक आई, उसके पहले आप 20 साल का डेटा देख लीजिए, इनकम टैक्स मिलता था 248 पे आराम से। मुझे इनकम टैक्स नहीं मिला, मेरे को कस्टम्स मिला। तो 2 साल से ऐसा चल रहा था कि मैं रैंक इंप्रूव करता हूँ, वैकेंसीज कम हो जाती है। तो फिर अब दैट वाज अ लो। काफी डिसअपॉइंटमेंट होता था, मतलब कहने के लिए लोगों के सामने लिस्ट में नाम था, बट फिर ऐसा लगता था कि मतलब मिल ही नहीं रहा है जो चाह रहा हूँ। मैं खुद मेहनत करता जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। और फिर अभी ये स्टेज आ गई थी कि अब कोविड, मतलब मेरा इंटरव्यू अभी 30 जुलाई को हुआ था, तो 7 महीने से इंटरव्यू की तैयारी चल रही थी, तो थोड़ा गिव अप सा होने लगा था कि आई वॉज प्रोबेबली नॉट गोइंग टू राइट सिविल सर्विस एग्जाम 2020, कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था, उसके बाद मैं नहीं करता। तो दैट वाज अनदर लो कि अब फटीग आ गया था। बट देखिए हाईज लो चलते रहते हैं, इसमें करना ये है कि आप अपने हाई पॉइंट्स को याद कीजिए लाइफ में जब आप लो पॉइंट पे हैं, कि आपको कैसा लग रहा था कि दिस, कि आई एम द पर्सन हु अचीव दिस। जैसे बोलते हैं जब क्रिकेटर्स आर आउट ऑफ देयर फॉर्म, तो उनको उन मैचेस की क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें उनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वही वाली बात आपको भी करना है, दूसरे से अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। आपका कॉलेज का बैचमेट किसी फेसबुक पे कहीं किसी दूसरी कंट्री में है, वो फोटो डाल रहा है कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहां घूम रहा हूँ, मेरा 20 लाख का पैकेज है। उससे खुद को कंपेयर मत कीजिए अपने प्रिपरेशन के फेज में। दे हैव अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव, यू आर इन द प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज को फाइनल कल्बिनेशन वाले फेज से कंपेयर नहीं करते हैं। तो वो बात है और फिर अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए, फैमिली, फ्रेंड्स और कोई सीनियर्स जो आपको वाकई सपोर्ट करते हैं, वाकई आपका भला चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। सो दैट इज द वे टू डील विद द लो। और फिर हाइज तो लाइफ में आते ही रहते हैं, लोज भी आते ही रहते हैं। आई वॉज कम्प्लीटली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। वाई? बिकॉज मैं मानता हूँ कि ये मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, दे आर वैल्यू न्यूट्रल। उनको आप बुरा नहीं बोल सकते, उनको आप अच्छा नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि कैसे इंसान उनको यूज करता है।
बहुत फेमस सा, बहुत हाईली यूज्ड एग्जांपल है एटॉमिक टेक्नोलॉजी का। उससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रक्शन होता है, पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लोगों का भला होता है। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर आपके पास कंट्रोल है, आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली उसको यूज कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया को जरूर यूज कीजिए। यूट्यूब है आपका, इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उस पर इतना कंटेंट मिलता है। तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि कट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, बल्कि मेरी हॉबी है वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट स्ट्रक्चर्स। और अब मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, तो आई वॉच डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट एक्चुअली अबाउट एनीथिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जैसे उसका फेसबुक पेज है, उस पर 1 मिनट के वीडियोस आते हैं एंड दे आर सो वेल इन्फॉर्मेटिव कि वो चीज़ आप अपने आंसर्स में तक यूज करते हैं। मैं अपने डॉक्यूमेंट्रीज का जो हॉबी थी, वो मैंने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा था, इंटरव्यू में अपने आंसर्स में भी यूज करता था, तो मेरे आंसर्स भी यूनिक रहते थे उसके कारण। और मैं डॉक्यूमेंट्रीज, मतलब वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट स्ट्रक्चर, जो मेरी हॉबी थी, वो मैंने कॉलेज में स्टार्ट करी थी। आई हैव बीन परस्यूइंग दैट फॉर अबाउट अ डेकेड नाउ। तो मैं तो नहीं बोलूंगा कि सोशल मीडिया से कट योर सेल्फ ऑफ, बट मैं ये बोलूंगा कि ध्यान से यूज करें, टाइम रेगुलेट करके यूज करें, प्रोडक्टिवली यूज करें। और अगर नहीं हो पा रहा है ये, वैसे तो कोशिश करें कि हो जाए, नहीं हो पा रहा है तो फिर यू कैन कट योर सेल्फ ऑफ। ऑप्शनल में होता यह है कि लोग बोलते हैं कि देखो एंथ्रोपोलॉजी में मार्क्स आ रहे हैं, हर साल 360 नंबर आ रहे हैं उसमें किसी के, somebody is scoring very high in maths, even the last year's topper was a maths optional student, तो let me go for maths। this is not the correct strategy। पहली बात, ये सही तरीका नहीं है ऑप्शनल चूज करने का। दो तरीके, दो दो पैरामीटर्स हैं मेरे ख्याल से जो ऑप्शनल चूज करने में क्रिटिकल होते हैं, वाकई जिस पे ध्यान देना चाहिए। एक वो है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। आप अगर 10 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं एक दिन में, और फिर भी आप फ्रस्ट्रेट ना हो, तब जाके उस ऑप्शनल को चूज कीजिए। कोई ना कोई ऑप्शनल ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा, इतनी 26-25 ऑप्शनल की लिस्ट है, चूज कर लीजिए उसमें से। तो दूसरा ये है कि मटेरियल रहे, कि आपको कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल नहीं मिलता है, मार्केट में मटेरियल नहीं है, फिर किताबें सही से पता नहीं चल रही हैं। हाँ, वो एक पैरामीटर होता है जिससे आप ऑप्शनल चूज करें, थोड़ा सोच समझ के। मार्केट में अगर मटेरियल है तो ऑप्शनल वैसा ले सकते हैं। बट अगर लोग बोल रहे हैं कि यार देखो 360 नंबर आ जाते हैं, ये ऑप्शन ले लेता हूँ, तो ऐसा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसमें उतना डेडिकेशन नहीं ले पाएंगे। काफी लोग कंपटीशन में उसमें आ रहे हैं, 360 का सोच के बहुत लोग आ रहे हैं। आपको अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप डेडिकेशन नहीं दे पाएंगे, यू विल एंड अप विद एवरेज स्कोर। तो कोई फायदा नहीं होने वाला है उस ऑप्शनल को लेके भी आपको। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, इंटरेस्ट हो उस ऑप्शनल में लीजिए, हो सकता है आप उस ऑप्शनल के टॉपर बन जाए और फिर आपके 360 आ जाए, या 320 330 आ जाए। तो मैं तो इंटरेस्ट के लिए सजेस्ट करूंगा। मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था, मेरे को कॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था सिविल इंजीनियरिंग में। मैंने एकेडमिक्स के अलावा रिसर्च करी, प्रोजेक्ट्स करे, इंडिया और बाहर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराए, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता था मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, प्लस मेरी फर्स्ट जॉब भी सिविल इंजीनियरिंग में ही थी। मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, जिसको आजकल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहते हैं, 2013 में सिलेक्ट हुआ था। तो मैंने वही, मेरे को इंटरेस्ट उसी में था, मैंने वही कंटिन्यू करा था। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम सिविल सर्विस वाले बोलते हैं कि इट इज एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, but it is as much an exam of your personality. How? It is an exam of your patience, it is an exam of your perseverance, it is an exam of your mental stability and consistency। लोग बोलते हैं कि यार देखो, आप तो टॉपर बन गए, आप तो बोल सकते हो, आपको तो खुद नहीं पता था आपका सिलेक्शन होने वाला है या आईएएस बनने वाला हो। मैं बोल रहा हूँ वो बात सही है, लक मैटर करता है, बट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। सीधी सीधी बात है। इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी, उनने बोला था कि फेल क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड क्या होता है, एफर्ट नेवर डाइज। दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल एंड दे अप्लाई इन टोटलिटी टू सिविल सर्विस एग्जाम। और अगर अभी प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। बट मैं ये बोलूंगा कि अब जैसा आपसे हो पा रहा है वैसा कीजिए, घबराइए मत। प्रीलिम्स की तैयारी मेरे ख्याल से तो वैसे साल भर की होती है, बट अब जैसा पैंडेमिक चला है, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो गिव इट योर बेस्ट एफर्ट। नहीं होगा तो अगले साल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।